नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। देशद्रोह केस के मामले में पहले स्थान पर असम। एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। भारत बना दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन को छोड़ा पीछे। तेजी से वृद्धि के पीछे सेवा क्षेत्र का हाथ। सेवा में आया विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। भारत अब चुनिंदा देशों के समूह में हुआ शामिल। पीएम श्री स्कूल योजना की हुई घोषणा। स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना है मकसद। 14,000 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य। और डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने का हुआ फैसला। खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। लद्दाख में किया जाएगा इसे स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि असम में साल 2021 में देशद्रोह के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं असम के बाद हरियाणा 42 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर पिछले 8 साल के आंकड़ों को देखें तो इसमें भी सबसे ज्यादा देशद्रोह के मामले असम में ही सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 और 2021 के बीच देश में दर्ज किए गए 475 देशद्रोह के मामलों में से असम में 69 मामले दर्ज किए गए। असम का यह आंकड़ा 8 साल के कुल आंकड़ों का 14.52% है। इन 8 सालों में कुल मामलों के आधे से ज्यादा मामले असम, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर से हैं। गौरतलब है कि साल 2021 में देश भर में कुल 76 देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में दर्ज किए गए 73 मामलों की तुलना में मामूली रूप से ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह को परिभाषित करती है। इसके अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रस्तुति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जा सकता है। इसमें वो भी शामिल होंगे जो कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने या अनजाने संबंध रखता है, उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देता है, तो भी वह देशद्रोह के दायरे में आता है। गौरतलब है कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि धारा 124A पर पुनर्विचार होने तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। यह 152 वर्षों में पहला ऐसा मौका था जब देशद्रोह कानून के प्रावधानों को निलंबित किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह राज्यों के लिए ऐसी गाइडलाइंस बनाए जिससे इस कानून का पुनर्विचार होने तक सेक्शन 124A के तहत गिरफ्तार लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। उधर एनसीआरबी ने निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी पर भी एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक साल 2021 में इन कानूनों के तहत गिरफ्तार लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। साल 2021 में एक साल पहले के मुकाबले 23.7% की वृद्धि देखने को मिली है। निवारक निरोध या हिरासत का यह आंकड़ा साल 2017 के बाद से सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 के अंत तक 24,500 से ज्यादा लोग प्रिवेंशन डिटेंशन यानी निवारक हिरासत में थे। गौरतलब है कि इनमें से 483 लोग एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में थे। आपको बता दें कि निवारक निरोध राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है। इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। इसका मकसद व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। गौरतलब है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर सरकार उसे 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए जेल में रखना चाहती है तो इसके लिए उसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है। भारत में निवारक निरोध से संबंधित केंद्रीय और राज्य विशेष के अपने विशेष कानून हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम,
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम आदि। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि निरोध दो तरह के होते हैं। इसमें एक दंडात्मक निरोध होता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोष सिद्धि के बाद दंडित करने से है। वहीं दूसरी ओर निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेने से है। निवारक निरोध के मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पिछले साल एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, निवारक निरोध एक आवश्यक बुराई है और इसका प्रयोग संयमित रूप में ही किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जब कोई न्यायालय सुनवाई करता है तो उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यह एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए देश का सामान्य कानून पर्याप्त था। अगर जवाब हाँ हो तो उस मामले में निवारक निरोध को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए सूची में 5वां स्थान हासिल करने में कामयाब रही है। अब भारत से केवल 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आगे हैं। गौरतलब है कि 10 साल पहले तक वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। बता दें कि भारत के ब्रिटेन से आगे निकलने की जानकारी ब्लूमबर्ग की गणनाओं पर आधारित है, जिसे उसने IMF के डेटाबेस और ऐतिहासिक विनिमय दरों के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट का कहना है कि साल 2021-22 के आखिरी तिमाही में डॉलर विनिमय दर के आधार पर भारत की नॉमिनल GDP 854.70 बिलियन डॉलर थी, जबकि ब्रिटेन की GDP 816 बिलियन डॉलर थी। नॉमिनल GDP का मतलब मौजूदा बाजार कीमतों पर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से है। यानी जब एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य या करंट प्राइस पर की जाती है तो प्राप्त GDP की वैल्यू नॉमिनल GDP होती है। नॉमिनल GDP की गणना करते समय मुद्रास्फीति, मूल्य परिवर्तन, बदलती ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। इसके चलते आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन के GDP के बीच यह अंतर और भी बढ़ सकता है। साथ ही IMF का भी दावा है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसके चलते मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। जानकारों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से वृद्धि के पीछे सेवा क्षेत्र है, जबकि विनिर्माण की स्थिति अभी भी चिंताजनक स्थिति में है। इसके अलावा मानसून की असमान स्थिति कृषि विकास और ग्रामीण मांग पर अतिरिक्त भार डाल सकती है। हाल ही में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर आई है। इस दस्तावेज को भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब और विकास नाम से प्रकाशित किया गया है। यह क्रिएटिव इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था से जुड़ा इस प्रकार का पहला अध्ययन है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण के अनुसार कला और शिल्प, ऑडियो विजुअल, डिजाइन और दृश्य कला जैसे 7 विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। भारत के रचनात्मक उद्योग और निर्यात क्षमता की सटीक जानकारी के लिए इसका गहन अध्ययन किया गया। एक्जिम बैंक के मुताबिक साल 2019 में रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं का लगभग 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। एंकटार्ट के मुताबिक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य विज्ञापन, वास्तुकला, कला और शिल्प, डिजाइन, फैशन, फिल्म, वीडियो, फोटोग्राफी, संगीत जैसी गतिविधियों से है। आपको बता दें कि साल 2019 के कुल निर्यात में रचनात्मक सेवाओं का हिस्सा लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी समयावधि में विभिन्न रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में अकेले डिजाइन सेगमेंट का हिस्सा 87.5%, जबकि 9% हिस्सा कला और शिल्प का था। गौरतलब है कि भारत रचनात्मक वस्तु उद्योग के मामले में 16 अरब डॉलर के व्यापार अधिशेष पर है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में काफी विविधता आई है। मनोरंजन क्षेत्र जैसे उद्योग रचनात्मक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर रहे हैं। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस बाजार में राजस्व के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में 6ठे स्थान पर है। एक्जिम बैंक ने भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इसके तहत रचनात्मक उद्योगों का वित्त पोषण, कॉपीराइट के मुद्दे को आसान बनाना, MSME और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना जैसे कई उपाय शामिल हैं। इसके अलावा देश में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी एकल परिभाषा तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को कमीशन किया। यह देश का पहला और अब तक का सबसे जटिल स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत की कमीशनिंग के साथ भारत, USA, फ्रांस, UK, रूस, इटली और चीन जैसे देशों के उस समूह में शामिल हो गया है जो ऐसी क्षमता रखते हैं। गौरतलब है कि इस जहाज को नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया है। यह जहाज 262.5 मीटर लंबा और 61.6 मीटर चौड़ा है। इस जहाज की विस्थापन क्षमता यानी भार उठाकर ले जाने की क्षमता लगभग 42,800 टन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 समुद्री मील प्रति घंटा है। इसके अलावा इस जहाज में लगभग 2,200 कमरे हैं, जिसे महिला अधिकारियों एवं नाविकों सहित लगभग 1,600 चालक दल के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। यह जहाज स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमानों के अलावा MiG-29K, कामोव 31, MH-60R सहित 30 विमानों के लिए एक हवाई विंग को संचालित करने में सक्षम है। गौरतलब है कि लड़ाकू विमानों को INS विक्रांत की सतह से शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा INS विक्रांत पर विमान को लॉन्च करने के लिए इसकी जंप सतह और जहाज पर उनकी रिकवरी के लिए 3 अरेस्ट वायर के एक सेट से भी लैस किया गया है। दरअसल इसकी जंप सतह का तात्पर्य रनवे के अगले भाग को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखने से है। जब लड़ाकू विमान रनवे पर अधिक गति करता हुआ टेक ऑफ करता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हवा में ऊपर की तरफ गति करता है। इसकी जंप सतह की मदद से लॉन्चिंग की इस तकनीक को ही शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी प्रणाली कहा जाता है। बता दें कि कमीशन किए गए पोत का नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। इस पोत ने 1971 के भारत पाक युद्ध सहित कई सैन्य अभियानों में प्रमुख भूमिका अदा की थी। गौरतलब है कि भारत ने पुराने INS विक्रांत को UK से खरीदा था, जिसे साल 1961 में कमीशन और साल 1997 में सेवा मुक्त किया गया था। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर PM श्री स्कूल यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल योजना की घोषणा की है। इस योजना का मकसद स्कूल एजुकेशन में बदलाव लाना है, साथ ही स्कूल एजुकेशन को नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना है। बता दें कि इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। PM श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पर आने वाली लागत को केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60-40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केंद्रीय अंशदान का हिस्सा 90% होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, इसलिए इनका पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन दोनों संस्थानों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय जहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं, वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु की गई थी। लेकिन इन दोनों के विपरीत PM श्री स्कूल योजना द्वारा केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। गौरतलब है कि ये स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को भी गाइड और प्रोत्साहित करेंगे। अपग्रेड के तहत ये स्कूल आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे, जिनमें लैब, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल उपकरण, कला कक्ष आदि शामिल होंगे। साथ ही ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी मौजूद होगी। हाल ही में ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड सोशल प्रोजेक्शन रिपोर्ट 2020-22 एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोग है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केवल 1/4 यानी 25% लोग सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर किए गए हैं। वहीं बांग्लादेश के लगभग 28% लोग सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। ऐसे में भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक वैश्विक आबादी का केवल 47% हिस्सा किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में था, जबकि शेष 53% आबादी पूरी तरह से असुरक्षित है, यानी किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पाने से वंचित थी। इसके अलावा रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में लैंगिक असमानता को भी उजागर किया गया है, यानी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 8% कम कवरेज प्राप्त है। बता दें कि मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में शुमार है जहां की पूरी आबादी
सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के दायरे में आती है। म्यांमार और कंबोडिया के मामले में यह 10% से भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 में से 3 कर्मचारी काम के दौरान बीमारी या चोट लगने के मामले में असुरक्षित हैं। तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति कम जीडीपी वाले देशों जैसे अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में यह स्थिति बेहद खतरनाक है। ये देश अपने यहाँ के कुल श्रम बल के केवल 5% हिस्से को बीमारी या चोट लगने के मामले में सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने पोषण अभियान पर चौथी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की माने तो पोषण अभियान के लिए आवंटित राशि का 50% हिस्सा भी राज्यों ने खर्च नहीं किया। असल में इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 9,046.17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे 2018 से 2020 के बीच खर्च किया जाना था। रिपोर्ट का दावा है कि 3 बड़े राज्यों ने अपने पोषण अभियान फंड का लगभग 60% हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। ये राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। नतीजा यह रहा कि 3 सालों में इनमें मामूली सुधार दर्ज किया गया। पंजाब और ओडिशा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में चिन्हित किए गए। छोटे राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम ने आवंटित फंड का अधिकतम भाग इस्तेमाल किया है। वहीं खर्च के मामले में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने धन के अधिकतम अनुपात का उपयोग किया है। रिपोर्ट का कहना है कि मानव संसाधनों की भर्ती, उपकरणों की खरीद, समुदाय आधारित कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा और संचार जैसे माध्यमों से इस कार्यक्रम में बिना देरी के तत्काल सुधार की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण अभियान केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे लद्दाख के हानले नामक स्थान पर अगले 3 महीनों में बनाया जाना है। इसका मकसद लद्दाख में खगोल पर्यटन के क्षेत्र में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना है। इस रिजर्व को स्थापित करने का औपचारिक निर्णय इस साल जून में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारियों के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था। दरअसल डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम प्रकाश की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। हम कह सकते हैं कि इन स्थानों को कृत्रिम प्रकाश के प्रदूषण से मुक्त रखा जाता है। यहाँ रात के समय स्वाभाविक तौर पर अंधेरा होता है और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। आमतौर पर ऐसे रिजर्व को एक पार्क या वेधशाला के आसपास बनाया जाता है। विश्व के कई देशों में ऐसे डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किए गए हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई डार्क स्काई रिजर्व मौजूद नहीं है। वहीं हानले समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित एक गांव है जो लद्दाख तिब्बत रूट पर स्थित है। हानले को खगोल अध्ययन के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान के रूप में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा बादल रहित आसमान और कम वायुमंडलीय जलवाष्प इसे ऑप्टिकल इंफ्रारेड तरंगों के सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थलों में से एक बनाते हैं। गौरतलब है कि भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले में ही अवस्थित है। प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु यह विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। इसका संचालन बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में इसरो ने IAD यानी इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेक्लेरेटर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो का कहना है कि यह तकनीक आने वाले समय में स्पेंट स्टेज रिकवरी की लागत को कम करेगी, साथ ही अन्य ग्रहों पर पेलोड की सुरक्षित लैंडिंग में भी मददगार साबित होगी। यहाँ स्पेंट स्टेज रिकवरी का मतलब रॉकेट के उन बचे हुए पार्ट से है जिनका उपयोग नहीं हो सका है। IAD तकनीक को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट द्वारा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साउंडिंग रॉकेट अंतरिक्ष से जुड़े डेटा के कलेक्शन और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए लॉन्च किए जाते हैं। इसरो द्वारा विकसित इस साउंडिंग रॉकेट्स की सीरीज को रोहिणी नाम दिया गया है। वर्तमान में इस श्रृंखला में RH-200, RH-300 जैसे महत्वपूर्ण रॉकेट शामिल हैं। दरअसल IAD वायुमंडल के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की स्पीड को कम करने से जुड़ी एक तकनीक है। इसके आवरण को पॉलीक्लोरोप्रीन के साथ लेपित केवलर कपड़े द्वारा तैयार किया गया है। इस तकनीक की खास बात यह है कि जब मानव या सैटेलाइट को अंतरिक्ष या किसी ग्रह में भेजा जाएगा तो यह यान की गति को धीमा कर देगी। इसके चलते मानव या सैटेलाइट को निश्चित कक्षा या ग्रहों की सतह पर उतरना आसान होगा।
गौरतलब है कि इसरो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह विभिन्न केंद्रों के माध्यम से अपने अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करता है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को एक हफ्ते में दूसरी बार आर्टेमिस फर्स्ट मिशन की लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन की लॉन्चिंग 29 अगस्त को होनी थी, जिसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से लॉन्च किया जाना था। लेकिन रॉकेट इंजन के टैंकों में ईंधन भरने के दौरान तरल हाइड्रोजन के रिसाव के चलते इसे रद्द किया गया। दरअसल आर्टेमिस मिशन नासा का एक प्रमुख मिशन है। इसका मकसद चंद्रमा पर मानव बस्ती को बसाना है। नासा के मुताबिक इस मिशन के 3 चरण होंगे: आर्टेमिस फर्स्ट, आर्टेमिस सेकेंड और आर्टेमिस थर्ड। आर्टेमिस फर्स्ट जहां इसके रॉकेट एवं स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग से संबंधित है, वहीं आर्टेमिस सेकेंड मिशन में मानव को भेजा जाएगा, जो चंद्रमा की कक्षा की सैर करके वापस आ जाएगा। आर्टेमिस थर्ड मिशन का मकसद मानव को चांद पर उतारना है। बता दें कि आर्टेमिस फर्स्ट मिशन में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका नाम SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम है। साथ ही इसके ऊपर लगे स्पेसक्राफ्ट या क्रू कैप्सूल का नाम ओरियन है। यह बिना चालक वाली उड़ान होगी, जिसमें ओरियन पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा और वापस आ जाएगा। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष वातावरण में ओरियन सिस्टम की टेस्टिंग करना है। साथ ही आर्टेमिस 2 के क्रू की पहली उड़ान से पहले पृथ्वी की कक्षा में रिकवरिंग सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में चीन ने चंद्रमा पर 3 रोबोटिक मिशनों को सफलतापूर्वक उतारा है। इसके अलावा भारत और एक इजरायली गैर लाभकारी संस्था ने भी साल 2019 में लैंडर भेजे थे, हालांकि वे दोनों असफल रहे। हाल ही में IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। एजेंसी के मुताबिक इस दौरे का मकसद संयंत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन करना है। दरअसल इस संयंत्र पर इस साल मार्च में रूसी सेना द्वारा नियंत्रण कर लिया गया था और कुछ दिन पहले इस संयंत्र के इतिहास में पहली बार इसकी बिजली को ग्रिड से काटा गया। तब से यह एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अब इसके परिसर तक पहुंच गया है। हालांकि इसे अभी भी यूक्रेनी कर्मचारी द्वारा संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापोरिजिया न केवल यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बल्कि यह दुनिया के 10 सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक है। इसका निर्माण कार्य सोवियत संघ द्वारा साल 1984 में शुरू किया गया था। यह करीब 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। यह संयंत्र यूक्रेन की नीपर नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। IAEA के मुताबिक यूक्रेन में 15 कार्यात्मक परमाणु रिएक्टर हैं। गौरतलब है कि IAEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है, जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का काम करता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसकी स्थापना का विचार साल 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर द्वारा दिए गए एटम्स फॉर पीस भाषण में देखा जा सकता है। IAEA का काम साल 1970 की NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के सिद्धांतों को कायम रखना है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। 2. निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना है। और 3. निवारक निरोध राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 3, C केवल 1 एवं 2 या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हानले गांव लद्दाख तिब्बत रूट पर स्थित है। कथन 2, भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले में अवस्थित है। कथन 3, डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम प्रकाश की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। और कथन 4, भारत में अभी तक कोई डार्क स्काई रिजर्व मौजूद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। विकल्प है A केवल 4, B केवल 1 एवं 3, C केवल 1, 2 एवं 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2019 में भारत के कुल निर्यात में से रचनात्मक सेवाओं का हिस्सा लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। 2.
भारत रचनात्मक वस्तु उद्योग के मामले में 16 अरब डॉलर के व्यापार अधिशेष पर है। और 3, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस बाजार में राजस्व के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, जवाहर नवोदय विद्यालय आंशिक रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। और 3, पीएम श्री योजना द्वारा केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, साउंडिंग रॉकेट अंतरिक्ष से जुड़े डेटा के संग्रह और वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु लॉन्च किए जाते हैं। कथन 2, इसरो द्वारा विकसित इस साउंडिंग रॉकेट्स की श्रृंखला को विक्रम साराभाई नाम दिया गया है। और कथन 3, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर संक्षिप्त में IAD वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को कम करने से जुड़ी एक तकनीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। वो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी थी। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। वो 96 साल की थी। इनके बाद अब ब्रिटेन के नए राजा के रूप में चार्ल्स तृतीय के नाम की घोषणा की गई है। बीते दिनों लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई। वो इस पद पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर पहुंची हैं। उन्हें चुनाव में 81,326 वोट हासिल हुए, जबकि ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। लिज ट्रस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली तीसरी महिला है। लिज इससे पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी और 47 वर्षीय लिज कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं। हाल ही में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। दरअसल ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे था। आजादी के बाद इसे बदलकर राजपथ कर दिया गया, जो किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। ये सड़क यानी राजपथ साल 1920 में बनी थी। ये वही रास्ता है जिससे राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की दूरी तय की जाती है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की परेड इसी पथ पर होती है। बीते दिनों भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नाक के जरिए दी जाने वाली कोरोना रोधी वैक्सीन को मंजूरी दी है। आपात इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली ये दुनिया की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन है। इसे 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में एक विशिष्ट स्प्रे के जरिए दिया जाता है। इसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने 26 देशों के लिए रैंसमवेयर वर्चुअल ड्रिल या अभ्यास का संचालन किया। इसका मकसद एक देश के भीतर कार्यरत संस्थानों को प्रभावित करने वाले व्यापक साइबर खतरे का पता लगाते हुए उससे निपटने का मार्ग तलाशना है। इस अभ्यास को CRI यानी काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के मिशन का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व NCSC यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के नेतृत्व में भारत कर रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फ के विशाल ग्रहों पर डायमंड रेन यानी हीरे की बारिश पहले की तुलना में ज्यादा सामान्य हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए मैटर इन एक्सट्रीम कंडीशंस इंस्ट्रूमेंट में एक तीव्र लेजर का उपयोग करके प्लास्टिक में शॉक वेव्स पैदा की। इसके द्वारा वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों के समान वातावरण को तैयार किया। गौरतलब है कि हीरे की बारिश तब होती है जब इन ग्रहों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और कार्बन उच्च दबाव से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने ज्वार के तने से निकले रस से शहद का विकल्प तैयार किया। संस्थान का कहना है कि इसके सेवन से लोगों को वही औषधीय फायदे मिलेंगे जो लोगों को मधुमक्खी के शहद से मिलते हैं। मीठे ज्वार के तने से जो रस मिलता है उसे सांद्र यानी गाढ़ा करें, पर उसके गुण शहद के समान ही होते हैं।
इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है, लेकिन ग्लूकोज व फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही इसमें कैलोरी भी सामान्य शहद के बराबर होती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। अभियान के तहत भारत में साल 2025 तक टीबी या क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामुदायिक स्तर पर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने अनानास के लिए दुबई में इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया। इस शो को मणिपुर सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। यह आयोजन स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जैविक प्रमाणित अनानास के निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। गौरतलब है कि भारत में अनानास उत्पादन में मणिपुर 6ठे स्थान पर है। अनानास फल के पौधे का वास्तविक नाम अनानास कोमोसस है। ये एक उष्णकटिबंधीय और एक बीजपत्री 12मासी पौधा है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम पूरे 1 साल तक स्मृति उत्सव के रूप में चलेगा। दरअसल भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ था। हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑपरेशन पोलो के तहत संभव हुई थी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।